आ पाएगा। चलिए, ये उतने काम का नहीं है, आप थोड़ा बहुत उस पर। सर इसमें इमेज, सर हाँ, ब्लॉगर में इमेज को वो लोकल पाथ डाल के नहीं पुट कर सकते हैं, जो लोकल नहीं कर पाथ सकते डालते हैं सर। तो ये क्या है, IMG SRC अभी करके फिर अभी पाथ डालते हैं उसका? इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ये सीएमएस है। सीएमएस मतलब कि डिपेंडेंसी वाला टूल है। आपको जितना एक्सेस उसने दिया है, आप उसी के हिसाब से कर सकते हो। तो उसने हमें फुल कंट्रोल नहीं दिया ना। आपको जितना कंट्रोल मिल रहा है, आप उसी में ही काम कर सकते हो यहाँ पे। अब HTML में क्या होता है कि HTML में आप जो करते हो, आप सर्वर भी आप ही का ही रहता है, लोकल सर्वर भी आप ही का रहता है, कंटेंट भी आप ही का रहता है। तो आप क्या है, अपने हिसाब से पूरा मोल्ड, ये डिफरेंस होता है कोर के अंदर और एक सीएमएस के अंदर। अगर आप देखेंगे सीएमएस और कोर में कंपैरिजन अगर आप मुझसे पूछते हो, तो मैं आपको बोलूंगा लिमिटेशंस, कि यहाँ पे डिपेंडेंसी होती है। अब जैसे आप लोग को सबको इतने ही ऑप्शन दिखेंगे, अब आप बोलो कि नहीं मुझे कुछ नया चाहिए, तो वो नहीं हो पाएगा। वो जब जिस दिन देगा ऑप्शन, उस दिन आप उसका यूज कर पाओगे। तो उसने आपको बस एक ही ऑप्शन दिया है इमेज अपलोड करने का, कि आप उसके ही सर्वर से, मतलब उसके पेजेस में जाके इमेज को अपलोड कर सकते हो, और सिर्फ उसी ऑप्शन से जो ऑप्शन उसने आपको दिया है यहाँ से, इमेज वाले सेक्शन से। इसके अलावा कोई टेक्निक नहीं है जिससे आप इमेज लगा दो उसके अंदर। क्लियर? इसीलिए लोग कोर में वेबसाइट बनाते हैं। अब देखो डिफरेंस भी होता है कि जैसे आप बोलो कि जो वेबसाइट हम वर्डप्रेस में या ब्लॉगर में बना सकते हैं, वो कोर में क्यों बनाए, जब यहाँ इजीली काम हो रहा है, कोई कोडिंग भी नहीं करनी पड़ रही। अब अगर आप ये बोलते हो कि मुझे ऐसा प्लेटफॉर्म रेडी करना है जिसमें बच्चे आए, ऑनलाइन एग्जाम दे लें या ऑनलाइन टेस्ट दे लें, वो यहाँ नहीं हो पाएगा, क्योंकि फिर आपको क्या है, लिमिटेशन आ गई यहाँ पे। फिर आपको कोर में जाना पड़ेगा। तो कस्टमाइज लेवल पे जो भी प्लेटफॉर्म आपको रेडी करने हैं, उसके लिए हमेशा कोर ही लगता है। और सीएमएस पे क्या रहता है, सीएमएस पे एक थीम के हिसाब से हम काम करते हैं, कि फिक्स सेक्शन उसने आपको दे दिए, और आपको उन्हीं का यूज करके अपनी वेबसाइट को रेडी करना है। तो देख, आपने गोडेडी का बोला था, गोडेडी पे देख के ना अलग अलग ब्रांच में क्या अंतर है? हाँ बताइए। नहीं, तो मुझे तो केवल स्पीड और डाटा का ही अंतर लगा, तो आप बता दीजिए ना और क्या अंतर रहेगा। स्टोरेज का है और कुछ भी नहीं है। डाटा सिक्योरिटी स्टोरेज हो गया, और एक आपका उसमें एक्सेस का परमिशन हो गया। जैसे सपोज आप वेब होस्टिंग पे काम शायद कर, सबसे हाईएस्ट वाला जो था इसमें, उसमें SSL सर्टिफिकेट भी ऐड कर दिया था उन्होंने। नहीं वो तो एड ऑन में आपको ऑफर मान के चलो आप, तो कि वो आप अगर ऑल इन वन प्लान ले रहे हो उसका, तो आपको कुछ एड ऑन में वो आपको कुछ ऑफर्स वगैरह देके, उसमें ऑल इन वन पैकेज में आपको मल्टीपल टूल दे रहा रन करने के लिए। होस्टिंग में अगर डिफरेंस देखें हम, तो वेब होस्टिंग मतलब होता है शेयर्ड होस्टिंग। शेयर्ड होस्टिंग जिसका डेटाबेस लगभग सभी का कॉमन होता है, जिसमें जैसे मान के चलिए कि आपने GoDaddy से होस्टिंग खरीदा। अब ये होस्टिंग GoDaddy की भी नहीं है, होस्टिंग किसकी है? जैसे हमारे यहाँ पे होस्टिंग के अंदर देखिए वेब होस्टिंग, तो वेब होस्टिंग में आपको किसका डेटाबेस यूज करने को मिलेगा? cPanel का। अब cPanel क्या है? cPanel एक अलग कंपनी है। cPanel लिनक्स का है। लिनक्स किसका है? लिनक्स रेड हैट का है। तो अब वो क्या हो गया, वो एक अलग प्लेटफॉर्म है। GoDaddy एग्जैक्टली क्या कर रहा है, cPanel वाले का डेटाबेस सेल कर रहा है, और cPanel उसको कुछ ना कुछ कमीशन दे रहा होगा। अब सेड होस्टिंग का क्या मतलब हुआ? सेड होस्टिंग का मतलब जो हुआ कि cPanel आप भी यूज कर रहे हो, और जितने भी लोग GoDaddy से वेब होस्टिंग ले रहे होंगे, सभी लोग cPanel यूज कर रहे होंगे। तो किसी दिन cPanel वाले का सर्वर डाउन हो गया, उस दिन सभी की वेबसाइट डाउन हो जाएंगे। तो इसको बोलते हैं शेयर्ड होस्टिंग। और एक तरीके से समझ सकते हो आप कि आप जितनी भी वेबसाइट अपने cPanel पर रन करेंगे, सभी वेबसाइट एक ही सर्वर पर रन होगी। अगर होस्टिंग में कुछ भी इश्यू आता है, तो सभी वेबसाइट का लोडिंग कम हो जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं शेयर्ड होस्टिंग। ठीक है। अब आपको ये नहीं करना है, आपका जो बिजनेस है वो थोड़ा सा डिपेंडेंसी वाला है, कि भाई उसमें होस्टिंग बहुत ज्यादा वैल्यू रखता है आपके लिए, जैसे एनिमेशन कंपनी हो गई, बहुत ज्यादा बल्क में रिक्वायरमेंट है आपको, तो फिर आप यहाँ से बीपीएस ले सकते हैं, वर्चुअल प्राइवेट सर्वर। इसमें क्या करेगा, वो आपको आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से स्टोरेज दे देगा, और आपका बिल्कुल अकाउंट सेपरेट कर देगा। आपको जो करना है करो, और आपको ही मैनेज करना पड़ेगा सब कुछ। फिर आप उनके सपोर्ट से बात नहीं कर सकते। आपका जो टेक्निकल डिपार्टमेंट है, आपको जो भी नेटवर्किंग से रिलेटेड जो टीम वर्क है, वही लोग उसको मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, ये कंडीशन भी होती है उनकी। रीसेलर होस्टिंग, आप किसी के साथ पार्टनरशिप कर सकते हो। जैसे मैंने बल्क में होस्टिंग लिया है, लेकिन अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरी होस्टिंग में कोई भी आकर अपना वेबसाइट होस्ट कर दे, या मैं उसका यूज करना चाहता हूँ किसी को शेयर करके, तो वो रीसेलर होस्टिंग में जा सकता है। आप आगे भी फॉरवर्ड कर सकते हो, बट इसके लिए अलग प्रोसेस होती है। डेडिकेटेड सर्वर बड़े लेवल पे आपको लग रहा है, जैसे डाउनलोड्स और अपलोड्स बहुत ज्यादा है, डेटाबेस बहुत ज्यादा है आपके पास, तो आप इसके लिए ले सकते हो। जैसे कि एनिमेशन कंपनीज हो गई,
वीडियो स्ट्रीमिंग कंपनीज हो गए, उनको डेडिकेटेड सर्वर लगते हैं। बिजनेस होस्टिंग ये उनके लिए है जो कंपनीज चलाते हैं। जैसे मैंने गोरेडी से बिजनेस होस्टिंग लिया और आगे चल के मैंने अपने 10 क्लाइंट उस पर मैनेज कर दिया, तो इसमें भी कॉस्टिंग बढ़ जाएगी बिकॉज ऑफ कि आपको बल्क में इस पे यूजेस देगा। स्टोरेज लगभग सेम ही होता है, बस वो क्या करता है यहाँ पे रिक्वायरमेंट बढ़ा देता है कि जहाँ आपको वो 10 GB दे रहा है वहाँ पे आपको 1000 GB दे देगा ये, ठीक है। प्लान चलते हैं इसके अलग अलग। विंडो होस्टिंग और वेब होस्टिंग दोनों लगभग सेम है, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से विंडो होस्टिंग ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इसको समझना है। इनिशियली कैसे पता चलेगा किसको क्या रिक्वायरमेंट है? आपकी वेबसाइट के ऊपर। अब जैसे विंडो होस्टिंग में हम आ गए यहाँ पे, अब ये आप कॉस्टिंग देख सकते हो, 99 रुपीज से स्टार्ट हो रहा है। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इसमें देखो अब इसमें जो प्लान है आपका वो 19 ये भी 99 से स्टार्ट हो रहा है, बट यहाँ पे देखिए आप यूजेस के हिसाब से आपको बता रहा है। सर्वर अलग अलग हो जाएंगे। अगर आप वेब होस्टिंग ले रहे हैं तो उसमें cPanel मिलेगा और इसमें आपको विंडो होस्टिंग वाले का डेटाबेस मिलेगा। और अगर आप यहाँ जा रहे हैं देखिए बिजनेस होस्टिंग में, तो आपके फिर कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट आपकी चेंजेस हो जाएंगी यहाँ पे। सर अच्छी कौन सी होती है, लाइनक्स की विंडोज? ऐसा कुछ भी नहीं है, डिपेंड आपके, मैंने बताया ना, प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। अब आपने बोला कि मुझे तो सिर्फ एक स्टैटिक वेबसाइट बनाना है, तो इसमें आपको अननेसेसरी क्लाउड होस्टिंग लेने की जरूरत नहीं है। आप ले तो सकते हो, आप इस वेबसाइट को क्लाउड पे भी रन करवा दो, आप VPS पे भी रन करवा दो, वेब होस्टिंग पे, बट अननेसेसरी हम क्यों पैसा लगाएं जब हमारी रिक्वायरमेंट उतनी है ही नहीं। आ रहा समझ में? वेबसाइट स्टेट यस सर किया आ रहा रहती है है। तो ये तो मिनिमम से मिनिमम रिक्वायरमेंट वाला जो होस्टिंग होगा उस पर भी रन हो जाएगी। लेकिन अगर आप बट बोलते सर सिक्योरिटी पर्पस से अगर देखें तो कौन सा सही रहेगा, लिनक्स की विंडोज? क्लाउड, अभी क्लाउड क्लाउड। चल रहा है लेटेस्ट। और वैसे VPS रहता है सिक्योरिटी पर्पज से, तो सबसे ज्यादा जो रहता है वो VPS रहता है, क्योंकि इसमें डाटा शेयर नहीं होता है कभी भी किसी के साथ, फुल एक्सेस मिल जाता है। ओके ओके। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। अभी हमने ब्लॉगर पे वेबसाइट बनाया, अब वर्डप्रेस पे आपको करना है। बट उससे पहले हम थोड़ा सा गूगल के कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। चलिए बाद में करेंगे वर्डप्रेस सर आपने बताया था ब्लॉगर का एसीओ बताने वाले थे कुछ। हाँ मैं वही बता रहा हूँ। अब सपोज अपने को इसका SEO करना है। मेन काम वेबसाइट बनाने का नहीं होता, आपका मेन काम होता है, आपके पास वेबसाइट बनी हुई आती है, आपको उसके आगे की जो प्रोसेस होती है उसमें SEO करना होता है। अब सपोज यहाँ पे मैं आपको पहले ही डे फर्स्ट में क्लियर कर चुका था कि आपकी वेबसाइट में क्या होते हैं, पेजेस होते हैं। अगर आप होम पेज पे कीवर्ड लगाए हैं तो गूगल पे होम पेज आएगा। अगर आप उसके सर्विस पेज पे कीवर्ड लगाएंगे तो फिर वो सर्विस से रिलेटेड जब भी कीवर्ड सर्च करेगा तो आपका वो पर्टिकुलर पेज सर्च में आएगा। ओके, तो अब अगर हम यहाँ से अभी इसका क्या डिजाइन किया था, हमने सेटिंग्स में जाके होम पेज डिजाइन किया था। आपको कुछ पोस्ट लिखना है या कुछ पेज बनाने हैं तो आपको यहाँ से पोस्ट लिखना पड़ेगा। सपोज सिंपली हम आए यहाँ पे न्यू पोस्ट, जैसे मैंने, अब आपको क्या सर्विस देनी है या क्या पोस्ट लिखना है, आर्टिकल लिखना है, ये आपका फ्री प्लानिंग होता है। सपोज मुझे यहाँ पे लिखना है हाउ टू ऑन यूट्यूब इमेज, चलो ये चेंज कर लेते हैं इमेज। इमेज को HTML में कैसे अपलोड करते हैं। अब अगर इसको कोई भी यूजर सर्च करेगा गूगल पे तो वो किस तरीके से करेगा, कुछ इस तरीके से। अब गूगल क्या करता है कि जो यूजर कीवर्ड यहाँ पे टाइप करेगा, जैसे उसने टाइप किया हाउ टू अपलोड इमेज इन HTML, उसने अपने डेटाबेस में से सबसे पहले हाउ को सर्च किया, उसमें प्लस किया टू, उसमें प्लस किया अपलोड, एंड सो ऑन प्रोसेस यहाँ पे चल रही है। और जिन जिन वेब पेज में उसको वो कीवर्ड मिल रहे हैं उन सभी वेब पेज को वो वहाँ पे लेकर आ गया। लेकिन नंबर ऑफ कीवर्ड कितने मैच कर रहे हैं, अभी जितने कीवर्ड कस्टमर ने टाइप किए हैं उतने सभी कीवर्ड हमारे पेज से मैच कर रहे हैं, विच मीन्स कि आपकी वेबसाइट की रैंक में आने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाएगी। तो सबसे पहले सर्च इंजन क्या करता है, आपके टाइटल से कीवर्ड लेता है। टाइटल कौन सा वाला सेक्शन हो गया, ये वाला सेक्शन जो आप यहाँ लिखते हो, ये कहाँ दिखेगा, पब्लिश होने के बाद, इंडेक्स होने के बाद सर्च इंजन पे ये यहाँ पे विजिबल होने वाला है आपको इस वाले सेक्शन पे, ठीक है। तो टाइटल के अंदर जो भी हम बनाएंगे ये आपका कीवर्ड की फॉर्म में होता है और सबसे पहले गूगल यहीं से कीवर्ड लेता है। लेंथ में आपको बता चुका हूँ 70 CH का होता है ये। ओके, सेकंड केस, अब सपोज अगर कस्टमर ने टाइप किया यहाँ पे हाउ टू अपलोड, हमने लिया और उसने टाइप कर दिया हाउ टू, सकता है कि उसने डिस्प्ले टाइप कर दिया। अब क्या कीवर्ड मिसिंग है हमारा, डिस्प्ले वाला।
तो मिसिंग कीवर्ड को सर्च करने के लिए ये प्रोसेस अब आपकी नेक्स्ट यूआरएल में जाती है। यूआरएल को पामा लिंक बोलते हैं यहाँ पे। तो ये यूआरएल से देखेगा आपके कि कीवर्ड मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। जो मिसिंग कीवर्ड होगा उसको फाइंड करेगा। अब सपोज अगर उसको यूआरएल से भी वो कीवर्ड नहीं मिला और मेटा डिस्क्रिप्शन, ये कौन सा सेक्शन हो गया, दिस वन, ये मेटा डिस्क्रिप्शन। यहाँ से अगर उसको कीवर्ड मिल जाता है तो आपकी जो प्रोसेस है वो यहाँ पे एंड हो जाएगा। और हमने यहाँ पे कुछ भी ऐसा लिखा जिसमें कहीं ना कहीं डिस्प्ले नाम का कीवर्ड आ गया, तो आपका जो डिस्प्ले कीवर्ड है वो यहाँ से लेगा। या फिर कस्टमर ने आप क्या किया, कुछ और सर्च कर लिया, जैसे उसने टाइप कर लिया यहाँ पे एग्जाम्पल, देखिए अब ये मिसिंग है हमारे लास्ट के 2 वर्ड। फिर उसके लिए वो क्या करेगा, वो आगे प्रोसेस करेगा। अब हो सकता है कि हमने कहीं ना कहीं कंटेंट में कुछ ऐसा लिखा हो और उसके साथ में हमने विद एग्जांपल लिख दिया, जैसे आपने लिख दिया यहाँ पे, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट हाउ टू अपलोड इमेज इन HTML, तो उसके अंदर हमने विद एग्जांपल ये कहीं ना कहीं हमने मेंशन किया हुआ इसके अंदर। तब वो क्या करेगा, इस कीवर्ड को यहाँ से फेच करेगा। इन शॉर्ट आपका जो पूरा वेब पेज होता है वो कीवर्ड्स की फॉर्म में होता है। उसमें हर एक टेक्स्ट जो आप लिखते हो सभी अपने आप में कीवर्ड होते हैं, बट प्रायोरिटी बेसिस पे। सबसे पहले वो टाइटल को प्रायोरिटी देता है। अब आप सोचिए जिनके टाइटल में मैच कर जाते हैं उनको सभी की वेबसाइट अगर नई भी बनी होगी तो भी वो रैंक करवाएगा, मतलब उसको पहले रैंक करवाएगा। लेकिन अगर कीवर्ड मैच नहीं किया है या जितने कीवर्ड नहीं मैच किए हैं उनको फिर वो क्या करता है, परमालिंक या मेटा डिस्क्रिप्शन या फिर कंटेंट में फाइंड आउट करता है। अब आप बोलोगे कि सर हमारा एक कीवर्ड तो टाइटल में लगा है, हाउ टू अपलोड इमेज इन HTML, तो कम से कम इस कीवर्ड पे तो हमारा वेबसाइट फर्स्ट पे आना चाहिए। बट ऐसा नहीं होगा, इसी कीवर्ड को हजारों लोग अपने वेब पेज में टाइटल में लगा रहे होंगे। अब गूगल किसको रैंक करवाएगा, जिनका SEO अच्छा होगा। अब यहाँ पे प्रोसेस आपकी SEO पे चले जाती है। तो कीवर्ड प्लेसमेंट प्लस SEO, 2 चीजों से आपका सर्च इंजन चलता है। आपने कीवर्ड प्रॉपर लगाया, मैच कर गया, उसके बाद उसका SEO कितना स्ट्रॉन्ग है उसके हिसाब से फिर वो जज करेगा, जो हम आगे पढ़ेंगे SEO वाला पार्ट। ओके, तो ये आया आपको समझ में। लिखो, हेडिंग लिखो, सीक्वेंस ऑफ सर्चिंग, सीक्वेंस ऑफ सर्चिंग। इसमें लिखिए सबसे पहले होम पेज मेटा डिस्क्रिप्शन, होम पेज मेटा डिस्क्रिप्शन। सेकंड लिखिए पेज स्लैश पोस्ट टाइटल। ब्लॉगिंग के लिए पोस्ट होता है और वेबसाइट के लिए, सर्विस के लिए पेजेस चलेगा। बाकी टेक्निकल पार्ट सेम है दोनों का, तो मैंने दोनों ही शो कर दिया, पोस्ट स्लैश पेज टाइटल। तीसरा लिखिए URL स्लैश परमालिंक, यहाँ पे परमालिंक बोलते हैं URL को, और जब आप वर्डप्रेस पे काम करोगे तो वहां पे इसको स्लग बोलते हैं। नेक्स्ट पोस्ट स्लैश पेज मेटा डिस्क्रिप्शन, पोस्ट स्लैश पेज मेटा डिस्क्रिप्शन। एंड फाइनल कंटेंट, फाइनल रहेगा आपका कंटेंट। तो ये एक सीक्वेंस मैंने आपको बता दिया कि पहले हमें अच्छे कीवर्ड जो हैं वो टाइटल में यूज करने हैं, उसके बाद URL में आप यूज कर सकते हैं, मेटा डिस्क्रिप्शन में करोगे, और फाइनली कंटेंट में करोगे। अब मैंने एडिशनल इसमें होम पेज मेटा डिस्क्रिप्शन बताया आपको, रीजन क्योंकि मैंने आपको क्लियर किया था कि सबसे पहले वो ये पता लगाता है कीवर्ड, तो बाद में वो चेक करेगा, पहले ये चेक करेगा कि जो क्वेरीज की गई है वो कौन से फील्ड से रिलेटेड की गई है, ताकि आपको आपके जो होम पेज है उसमें हम क्या करते हैं पूरी वेबसाइट के बारे में बताते हैं उसके मेटा डिस्क्रिप्शन में, उसको इंडेक्सिंग या टैगिंग के लिए। लेंथ में आपको बता चुका हूँ, आप क्या करें इसी में अपना लेंथ भी मेंशन कर लो सामने। होम पेज का मैंने आपको बताया था 156 होम पेज मेटा डिस्क्रिप्शन का, टाइटल का था 70 CH, ये मैक्सिमम लेंथ होती है टाइटल की। URL में 2 to 3 कीवर्ड्स आप यूज कर सकते हैं, आपके कीवर्ड की लेंथ के हिसाब पे भी डिपेंड करेगा। मतलब आपका जो ब्राउजर आता है उसमें यहाँ पे URL दिखता है, ये वाला जो पार्ट है, तो ब्राउजर के 40% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, उसके हिसाब से आप जो आपको रखना है आप रख सकते हैं।
पोस्ट स्लेस पेज मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर आप थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं साइज, अभी बढ़ा दिया है गूगल ने, 210 तक आप इसको ले सकते हैं मैक्सिमम, 156 भी चलेगा। इसके बाद कंटेंट की जो लेंथ रहेगी वो 300 वर्ड्स रहेगा, 300 वर्ड्स। मैक्सिमम आप इसको 600 तक कर सकते हो। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, मिनिमम की लिमिट है। मिनिमम आपके 300 तो होने चाहिए। हो गया। देखिए अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे। अच्छा एक चीज और आपको मैं बताना चाहूंगा इसमें कि ये वाला जो सेक्शन होता है, ये जरूरी नहीं कि ये आपका मेटा डिस्क्रिप्शन ही होगा। जैसे अगर हम इसको अभी जो हम पढ़े हैं उसके हिसाब से हम ये मान के चल रहे हैं कि यहाँ पे हम जो लिखेंगे, मतलब जैसे अगर आपको ये दिख रहा है ये वाला सेक्शन इसके इसमें, तो उसने क्या किया होगा, इसको यहाँ पे यूज किया होगा मेटा डिस्क्रिप्शन में, तो वो आपको वहाँ पे ऐसा दिख रहा है गूगल पे। बट कभी कभी ये वाला पार्ट भी यहाँ पे दिख जाता है आपको मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर। कंटेंट के अंदर से भी वो मेटा डिस्क्रिप्शन सेट कर देता है, डिपेंड्स कि उसको कीवर्ड कहाँ से मिला है। अगर उसको कीवर्ड कंटेंट से मिलता है तो फिर वो कंटेंट वाला पार्ट, देखो आपको इसका मैं एग्जांपल भी दिखा रहा हूँ। देखो हाउ टू इंसर्ट एन इमेज, ये वाला जो सेक्शन आप देख रहे हो ये 100% इसके कंटेंट से फेच किया है इसने। हम एक बार चेक करते हैं। देखिए ये वाला सेक्शन दिखा रहा है, यहाँ से फेच कर लिया उसने, तो उसको तो जहाँ से कीवर्ड मिलेगा वहां से वो ले लेगा। लेकिन ये फिक्स है, टाइटल का कोई चेंजेस, टाइटल तो जो है वहीं से लेगा, और यूआरएल भी जो यूआरएल सेगमेंट है वही लेगा। सिर्फ कंटेंट और मेटा डिस्क्रिप्शन में वो उसको जहां से कीवर्ड मिलता है वही वाला सेक्शन वो यहाँ पे शो करता है। मिक्स भी कर देता है, कुछ पार्ट वहां से ले लिया, कुछ पार्ट कंटेंट से ले लिया। अब नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे ये होती है कि हमने क्या किया, यहाँ पे जो कीवर्ड लगाए हैं हम अपनी मर्जी से लगा रहे हैं, बट आपको वहां पे वो कीवर्ड लगाने हैं जो लोग सर्च कर रहे हैं, ताकि हम एक राइट ऑडियंस तक पहुंच सकें। एक कस्टमर जो आपके बारे में जिस चीज के लिए सर्च कर रहा है, ओके, तो उसके लिए आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक इज कीवर्ड रिसर्च। आपको प्रॉपर तरीके से कीवर्ड निकालने आना चाहिए। कीवर्ड रिसर्च मतलब कि लोग अपने बारे में क्या सर्च कर रहे हैं, कितना सर्च कर रहे हैं, और आप डायरेक्टली उन्हीं कीवर्ड्स को टारगेट करोगे, यहाँ पे वही कीवर्ड लगाओगे जो लोग सर्च कर रहे हैं। कीवर्ड रिसर्च देखिए नेक्स्ट, कीवर्ड रिसर्च। फर्स्ट लिखिए इसमें, by using Google autocomplete by using Google autocomplete second, by using Google highlighted searches, by using Google highlighted searches, next, by using SERP searches, by using SERP searches। SERP का मतलब यहाँ पे होता है सर्च इंजन रिजल्ट पेज। तो टेक्निकली ये जो पेज होता है इसको हम SERP बोलते हैं। और आप लोग ये टेक्निकल वर्ड जो भी मैं आपको बताता हूँ वो लिख लिया करो, क्योंकि हमें इंटरव्यू में जब भी हम बोलेंगे तो कुछ टेक्निकल वर्ड आपको यूज करने हैं, ताकि सामने वाले को लगे कि आपको आता है। ओके, तो अब आप एसईओ के लिए ये नहीं बोलोगे कि इधर आता है उधर आता है, आप बोलोगे उसके SERP पे जो हमारे वेब पेजेस रैंक करते हैं विद रिस्पेक्ट टू दैट कीवर्ड्स। ठीक है, तो ये वाला जो सेगमेंट, ये वाला जो पेज होता है इसको हम बोलते हैं SERP, सर्च इंजन रिजल्ट पेज।
ओके। और जो रिजल्ट आते हैं यहाँ पे, जैसे इनको इनको हम बोलते हैं स्निपेट्स। SERP, by using SERP searches। इसके बाद कुछ टूल भी हैं, जैसे लिखिए गूगल कीवर्ड्स प्लानर। गूगल कीवर्ड्स प्लानर टाइप कर दूं मैं, गूगल कीवर्ड्स प्लानर, ये नेक्स्ट। नेक्स्ट ये लिख लीजिए कीवर्ड टूल डॉट आईओ। सर ये आईओ का फुल फॉर्म क्या है? इसका इंफॉर्मेशन ऐसे कुछ है, एक बार आप देख लेना। ओके। नेक्स्ट लिखिए कीवर्ड्स एवरीवेयर डॉट कॉम। कीवर्ड्स एवरीवेयर डॉट कॉम। ये सभी अल्टरनेट तरीके हैं, आपको जो बेटर लगता है आप उसको आगे यूज कर सकते हैं। सैमरस कीवर्ड मैजिक टूल। ऐसे सर एक उबर सजेस्ट है ना? नहीं, ये अलग है, ये एसईएम का अलग है, गूगल सजेस्ट अलग ओके। है, टी पटेल का। ओके। ठीक है, तो देखिए ये कुछ टेक्निक है जिससे आप एग्जैक्टली ये पता लगा सकते हैं कि लोग आपके बारे में, आपके प्रोडक्ट के बारे में क्या सर्च कर रहे हैं और कितना सर्च कर रहे हैं। फिर हम क्या करते हैं, उन्हीं डायरेक्टली कीवर्ड्स को यूज करते हैं ताकि एक सही ऑडियंस तक हम पहुंच सके। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए भी मैंने आपको बताया था कि अगर कोई यूजर गलत कीवर्ड से आपकी वेबसाइट पे आता है तो आपकी वेबसाइट को वो जल्दी स्विच करेगा, क्योंकि वो जिस चीज के लिए वो अवेलेबल ही नहीं है आपके पास, आपने गलत कीवर्ड लगा दिया। तो जिन वेबसाइट्स का बाउंस बहुत ज्यादा नेगेटिव होता है उन वेबसाइट को सर्च इंजन रैंक नहीं करवाता है। तो आपको बाउंस को भी बनाए रखना है अपना, क्योंकि कस्टमर को जितना हो सके उतना आप बाउंस को मैनेज करके रखो उसका। ठीक, वो अभी मैं क्लियर करूंगा आपको किस तरीके से इसको हम चेक करते हैं। ओके, तो पहला मैंने आपको बताया बाय यूजिंग गूगल ऑटो कंप्लीट। अब कीवर्ड रिसर्च आप किसी भी टूल से करो, कोई भी टेक्निक से करो, आपको प्रोसेस समझ में आना चाहिए कि कीवर्ड रिसर्च करना कैसे है। कोई भी टेक्निक आप यूज करते हैं तो ये सबसे पहले आपसे एक सजेशन मांगते हैं, मतलब एक सजेस्टेड कीवर्ड आपको इसको देना पड़ेगा कि भाई आप एग्जैक्टली चाहते क्या हो, तो आपको वो बनाना पड़ेगा। सपोज जैसे हम डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी स्टार्ट करने वाले, या एसईओ की एजेंसी स्टार्ट करने वाले, या डिजिटल मार्केटिंग का इंस्टीट्यूट स्टार्ट करने वाले, तो अब इसमें हमारा रूट वर्ड क्या है? डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, जो डिफाइन कर रहा है आपको एग्जैक्टली आप किस चीज में के लिए बात कर रहे हो, डिजिटल मार्केटिंग। अब डिजिटल मार्केटिंग में ट्रेनिंग भी होती है, सर्विसेज भी होती है, हम एग्जैक्टली सर्विस देना चाहते हैं, तो आपको ऐसे ही कीवर्ड बनाना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे बनाया डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। कहाँ देना चाह रहे हैं, मुंबई में या इंदौर में, तो मैंने यहाँ पे कर दिया। हमें नहीं पता लोग उसको सर्च कर रहे हैं या नहीं कर रहे, हमने अपने हिसाब से एक रफ कीवर्ड बना दिया। अब इस कीवर्ड से आपको बाकी रिसर्च निकालना है, तब आपको एग्जैक्टली पता लग जाएगा कि लोग कैसे क्या सर्च कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ऑटो कंप्लीट। ऑटो कंप्लीट कुछ नहीं होता है, आप लोग रेगुलर यूज भी करते हैं इसको। यहाँ पे जो आपको सजेशन मिलते हैं, ये वाला
ये वो कीवर्ड हैं जो कॉमनली सबसे ज्यादा सर्च किए जाते हैं, जो लोग कॉमनली सर्च कर रहे हैं। मैं भी सर्च कर रहा हूँ, आप भी वही टाइप कर रहे हो, तो गूगल सजेस्ट करता है आपको। जैसे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन अंधेरी, डिजिटल मार्केटिंग, टॉप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन मुंबई, आप डायरेक्टली काम कर सकते हो कीवर्ड्स पे। इसके बाद मैंने आपको बताया आप चेंज करके भी और नए नए सजेशन ले सकते हो बाय यूजिंग हाईलाइटेड सर्चेस। हाईलाइटेड सर्चेस सबसे लास्ट में आपको कुछ सजेशन दिखता है, देखो यहाँ पे, मतलब वो आपको बता रहा है माइट बी पॉसिबल कि आपका कस्टमर इसमें भी इंटरेस्टेड हो सकता है, लोग ऐसे भी सर्च कर रहे हैं इसको, तो आप इसको भी कीवर्ड की फॉर्म में यूज करते हैं। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कि बिजनेस चाहे ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, हमें हमेशा अपने कॉम्पिटिटर रिसर्च करना चाहिए और हमें ये देखना चाहिए कि हमारा जो कॉम्पिटिटर है वो कौन से कीवर्ड्स लगा रहे हैं। अब इस कीवर्ड पे हमारा साइट तो आएगा नहीं, हमने स्टार्ट ही नहीं किया है, लेकिन जिसके भी आ रहे हैं ये सब हमारे कॉम्पिटिटर हैं, तो इनके टाइटल में हम लोग कीवर्ड चेक कर लेंगे। आप वो भी वहीं लगा सकता है जहां आप लगाओगे, या तो टाइटल में लगाएगा या मेटा डिस्क्रिप्शन में या यूआरएल या फिर कंटेंट में। तो इसके टाइटल में हमने देख लिया इसने कौन सा कीवर्ड यूज किया, आपको डायरेक्टली समझ में आ रहा है। डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन मुंबई, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन मुंबई, इसका देखा आपने नीचे वाले का डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी एंड कंपनी इन अंधेरी, ये ऐसे कीवर्ड कुछ बनाए इसने। तो हमें उस तरीके से वहां पे कीवर्ड चेक करने हैं कि कौन से क्या कीवर्ड मेरे को उसमें लगा। उसके टाइटल में देखो तो कॉमनली जो सब लोग लगा रहे हैं उन कीवर्ड्स को एटलीस्ट आप ले सकते हो, यहाँ से समझ सकते हो क्या चल रहा है मार्केट के अंदर। ये कुछ ऑर्गेनिक वे हो गए आपके कीवर्ड्स फाइंड करने के। बाकी हम लोग सर ये टूल, जो 7th नंबर पर अंधेरी वाला आया है, तो ये आखिरी में डेस्टिच हो गया, तो ये 70 कैरेक्टर से ऊपर हो गया क्या? हाँ 70 कैरेक्टर्स? तो अगर 70 से ऊपर देंगे तो एसीओ मतलब फ्रेंडली तो रहेगा, बस डेस्टिच हो जाएगा, ये अंतर आएगा ना? रीड ही नहीं करेगा ना उसके ऊपर। ओके, ठीक है। तो लेंथ जो है वो फिक्स है। ठीक है, तो अब आप क्या करें, टूल का यूज करें। टूल किसका यूज करेंगे हम, गूगल का। तो गूगल का कीवर्ड के लिए टूल चलता है गूगल कीवर्ड प्लानर। तो गूगल क्या करता है कि हम लोग जो भी सर्च करते रहते हैं, कुछ भी सर्च करें, ऑर्गेनिक वे में सर्च करें या कुछ भी सर्च करें, उनको वो स्टोर करके रख लेता है और आप यहाँ से उससे सजेशन ले सकते हैं। तो गूगल का मैंने आपको बताया था 2 सेगमेंट होते हैं, एक तो फ्री एसईओ वाला होता है और एक पेड एसईएम वाला होता है। तो गूगल एड्स जो टूल होता है ये उसी का पार्ट है। आप डायरेक्ट गूगल एड्स पे जाके भी लॉगिन कर सकते हैं या कीवर्ड प्लानर आप यूज कर सकते हैं। तो आप सिंपली कीवर्ड प्लानर यूज कीजिए, अभी जो लोग नए हैं उसको साइन इन कीजिए। फर्स्ट टाइम जो यूज करेगा इसको, उसको पहले एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, न्यू गूगल एड्स अकाउंट पे आप क्लिक करोगे, जो लोग फर्स्ट टाइम यूज करेंगे। सबसे पहले आपको इस पर क्लिक करना है। स्विच टू एक्सपर्ट मोड। अब गूगल एड्स के 2 मोड चलते हैं, एक एक्सप्रेस मोड चलता है और एक एक्सपर्ट मोड चलता है। तो कीवर्ड प्लानर जो है वो एक्सपर्ट मोड को सपोर्ट करता है, तो आपको अभी डायरेक्ट नेक्स्ट नहीं करना है, आपको सबसे पहले स्विच टू एक्सपर्ट मोड पे क्लिक करना है। आप लोग अगर भूल जाओ तो ये वीडियो एक बार रिकॉल कर लेना, स्विच टू एक्सपर्ट मोड। अब आपको डायरेक्टली कोई भी ऑप्शन यूज नहीं करना, आपको यहाँ पे क्लिक करना क्रिएट एन अकाउंट विदाउट अ कैंपेन।
इसके बाद सबमिट कर दें यहाँ से अपने कंट्री वगैरह सेट करके। तो ये आपका अकाउंट सेटअप हो गया अभी के लिए इतना। इसके बाद आप क्या करोगे, टूल्स एंड सेटिंग्स में जाएंगे, प्लानिंग के अंदर कीवर्ड प्लानर। प्लानिंग के अंदर कीवर्ड प्लानर हो गया। एंड डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स। एग्जिस्टिंग बिजनेस में है आप हिस्टोरिकल मैट्रिसेस निकालना चाहते हो या फिर प्रेडिक्शन करना चाहते हो तो सेकंड ऑप्शन हमारे काम का है, उसमें अपलोड्स लग जाता है। और अगर ऑनगोइंग मार्केट में आप काम कर रहे हैं तो डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स, अभी हमें ये लगेगा इसमें फर्स्ट वाला। अब आपको वही सेम प्रोसेस, सजेशन इसको दे दो कि अपने को किस चीज से रिलेटेड कीवर्ड चाहिए, वही आप यहाँ से कॉपी करें। It's 4 o'clock. एक से ज्यादा सजेशन भी आप उसको दे सकते हैं। आपको किसी की वेबसाइट का डोमेन भी स्कैन करवाना, जैसे अभी आपके जो सर्च करने के बाद जो कॉम्पिटिटर आ रहे हैं यहाँ पे, आपको ये पता लगाना है कि इसकी वेबसाइट को लोग कैसे सर्च कर रहे हैं, तो आप डायरेक्टली उसका डोमेन दे सकते हो उसको। जैसे ये वेबसाइट है, इसकी वेबसाइट को लोग कैसे सर्च कर रहे हैं वो भी आपको बता देगा। ये ऑप्शनल है, नहीं भी दोगे तो कोई इश्यू नहीं है। देखिए सबसे पहले तो वो कीवर्ड जो आपने उसको दिया था उसके बारे में उसने बताया। अब एक्स्ट्रा आपको क्या मिल गया यहाँ पे, मंथली सर्चेस और कंपटीशन। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि कितने नंबर ऑफ टाइम्स, कितना नंबर ऑफ अमाउंट ये कीवर्ड आपका अ मंथ सर्च हो रहा है। अब एक यूजर एक डिवाइस में उसको 100 बार सर्च कर रहा है तो वो भी काउंट करेगा वो। तो टोटल नंबर ऑफ सर्चिंग टाइम्स, कितनी बार वो एक महीने में ऑन एन एवरेज सर्च किया जाता है, तो उसका एक एस्टिमेट आपको उसने हाइपोथेटिकली दे दिया है। और दूसरा ये क्या बोल रहा है कॉलम, कंपटीशन, मतलब कितने लोग इसको टारगेट कर रहे हैं। अब सपोज आपकी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, मेरी भी है, अब हम लोग की सबकी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, 20-25 लोगों की डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, सब लोग इसी कीवर्ड को अपने टाइटल में लगा रहे हैं या टारगेट कर रहे हैं, तो उसका कंपटीशन लेवल बढ़ जाएगा। तो वही चीज वो आपको यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा है कि ये कीवर्ड कंपटीशन इसका मीडियम है। 3 होते हैं इसमें, लो, मीडियम और हाई। तो हाई मतलब कि बहुत ज्यादा कंपटीशन है उसका, कि अगर आप इस पे काम करोगे तो आपकी वेबसाइट को रैंक में आने में टाइम लगेगा। और जो लो वाले होते हैं ये जल्दी रैंक कर जाते हैं बिकॉज ऑफ कि उनको कोई ज्यादा लोग टारगेट नहीं कर रहे हैं। तो अभी कैसे डिसाइड करता है किसी भी चीज का कि मीडियम पे रखना है या लो पे रखना है, कीवर्ड का मतलब जो एज इट इज यूज होता है, ये भी ध्यान रखना। अब अगर मैं इस कीवर्ड को एज इट इज यूज कर रहा हूँ, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, मैंने एग्जैक्टली मैच लगाया उस पर, लेकिन अगर मैं इसको ऐसे कर देता, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज ले लिया और बीच में कंपनी लगा दी, कंपनी एंड कंपनी मुंबई, सर्विसेज एंड कंपनी, तो फिर इसका कॉम्पिटिशन काउंट नहीं कर पाएगा, इग्नोर कर देगा उसको। वो उन्हीं कीवर्ड का कॉम्पिटिशन चेक करता है जिसको लोग डायरेक्टली लगाते हैं, ये ध्यान रखना आपको। इसको बोलते हैं फोकस कीवर्ड। तो अब कौन सा लेना चाहिए हमें, लो लेना चाहिए, मीडियम लेना चाहिए या हाई लेना चाहिए। अब जैसे आप में से कुछ लोग बोलेंगे मीडियम ले या हाई ले, इसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कितने लोग उसको सर्च करें, ये भी ध्यान रखना। आप यहाँ पे देख रहे हो इनका सभी के मीडियम है, लेकिन सब में आपको डिफरेंस दिख रहा है। इसका सिर्फ 100 से 1000 ही सर्च हो रहा है, बट उसने मीडियम का टैग दिया है। इसके 1000 से 10,000 सर्च हो रहे हैं, इसको भी उसने मीडियम का टैग दिया, बाकी को भी दिया, क्योंकि वो इससे डिसाइड नहीं कर रहा, वो डिसाइड कर रहा है नंबर ऑफ टारगेटिंग से, कि कितने लोग उसको टारगेट करें, जितनी ज्यादा वेबसाइट में वो टारगेट हो रहा है उसके हिसाब से वो आपका कॉम्पिटिशन डिसाइड कर रहा है। और ये वाला सेक्शन क्या बता रहा है, ये सेक्शन बता रहा है कि कितने लोग सर्च कर रहे हैं। तो ये कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से ये कॉलम वर्क कर रहा है आपका मंथली सर्चेस, और ये वाला जो है ये जो सेलर है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से वर्क कर रहा है कि कितने लोग उसको टारगेट कर रहे हैं। तो हमें कौन सा लेना चाहिए, हमें उसमें लो कंपटीशन वाला कीवर्ड लेना चाहिए। अब मैंने लो क्यों बोला, उसका भी एक रीजन समझना, क्योंकि लो कंपटीशन का कीवर्ड वेबसाइट पे जल्दी रैंक, सॉरी सर्च इंजन पे जल्दी रैंक करेगा। अब इसमें समझना कि कोई भी क्लाइंट के लिए आप वर्क करोगे एसईओ में, तो वो आपको एक कीवर्ड नहीं देगा,
वो आपको कम से कम 10 कीवर्ड देगा, 8 कीवर्ड देगा एक पेज पे टारगेट करने के। आप देख रहे हो डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन मुंबई, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन मुंबई, उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग इन मुंबई। अब ये सब एक जैसे ही कीवर्ड है, तो आपको हर कीवर्ड पे वर्क करना पड़ेगा। और इतनी स्मार्ट फील्ड है कि आपको सिर्फ एक कीवर्ड पे काम करना है, बाकी कीवर्ड अपने आप रैंक करेंगे। अभी कैसे करेंगे हम, यहाँ पे जो ये वाला सेगमेंट होता है आपका सर्च इंजन का, तो इसमें दो तरीके से काम होगा। एक तो आपको गूगल खुद से कोशिश करेगा रैंक अप करवाने की, मतलब आपके एफर्ट्स कम हो जाएंगे उसमें। तो अगर आप उस पर काम करते हो तो आप बहुत जल्दी रैंक करवा सकते हो, क्योंकि गूगल खुद आपकी हेल्प कर रहा है। बस आपको क्या करना है, उसकी छोटी छोटी गाइडलाइंस को समझना है कि वो चाह क्या रहा है आपसे। ओके, दूसरा फैक्टर यहाँ पे ये है कि आप मेहनत करो और हार्ड वर्क करो, उसमें टाइम लगता है, आपको टाइम ज़्यादा देना पड़ता है। तो इसको दो तरीके से अपन समझेंगे। तो आप इसमें कुछ लिखिए, आपको जैसे लिखवा रहा हूँ, सीक्वेंस ऑफ सर्च इंजन सर्चिंग हिडन प्रोटोकॉल्स। आप ऐसे हेडिंग लिख लीजिए, सर्च इंजन सर्चिंग या फिर हिडन प्रोटोकॉल्स ऑफ सर्च इंजन, कि किस तरीके से वो डिसाइड करता है कि किस वेबसाइट को टॉप पे रखना है, किसको बनाए रखना है, किस स्टेबिलिटी रखनी है, किसको पीछे करना है। आप इसमें फिक्स नहीं कर सकते कभी भी अपनी वेबसाइट को। अगर आपका वेबसाइट टॉप पे आ गया तो आप उसको यहाँ पे हमेशा बनाकर नहीं रख सकते, वो जैसे आया है वैसे जा भी सकता है पीछे, आपको बनाए रखना है उसको। तो लिखिए इसमें हेडिंग लिखने के बाद क्या चीज फोकस करेगा सर्च इंजन। फर्स्ट रहता है इसमें ऑर्गेनिक वैल्यू, ऑर्गेनिक वैल्यू। सर इसकी हेडिंग बता दीजिए, क्या एक बार और बता दीजिए। हाँ, इसका हेडिंग आप ऐसे लिख लीजिए, सर्चिंग प्रोटोकॉल्स ऑफ सर्च इंजन या सर्चिंग हिडन सर्चिंग प्रोटोकॉल ऑफ सर्च इंजन। आप ऐसे लिख लीजिए, सर्चिंग प्रोटोकॉल ऑफ सर्च इंजन। इसमें देखिए सबसे पहले क्या नोटिस करेगा वो आपकी वेबसाइट में, ऑर्गेनिक वैल्यू। ऑर्गेनिक वैल्यू या ऑर्गेनिक ट्रैफिक भी आप इसको लिख सकते हैं, ऑर्गेनिक वैल्यू। सेकंड, क्वालिटी ऑफ कंटेंट, क्वालिटी ऑफ कंटेंट या कंटेंट क्वालिटी। नेक्स्ट देखिए, डेली टाइम ऑन वेबसाइट, डेली टाइम ऑन वेबसाइट, या इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, एवरेज टाइम ऑन वेबसाइट, एवरेज टाइम ऑन वेबसाइट। बाउंस रेट, बाउंस रेट, इसके बाद देखिए नंबर ऑफ क्वालिटी बैकलिंक, BSC के नंबर ऑफ क्वालिटी बैकलिंक। आया समझ में। तो यहाँ पे गूगल को किस वेबसाइट को बनाकर रखना है, किसको नहीं रखना है, वो डिसाइड करता है इन कुछ फैक्टर्स को चेक करके। जैसे सबसे पहले बोल रहा है ऑर्गेनिक वैल्यू या ऑर्गेनिक ट्रैफिक। जिस वेबसाइट का ऑर्गेनिक ट्रैफिक ज़्यादा होता है उन वेबसाइट को वो ज़्यादा रैंकिंग में शो करता है, मतलब उनको जल्दी रैंक करवा देता है। ऑर्गेनिक वैल्यू मतलब क्या हो गया, जो आपका ऑर्गेनिक वे में, जैसे अभी हमने इस कीवर्ड को सर्च किया और सर्च करने के बाद हमने इस वेबसाइट पे क्लिक कर लिया। अब मैं 7th नंबर के वेबसाइट पे चले गया, क्लिक किया। अब ऐसे ही आज सबसे ज्यादा लोग इसी पे क्लिक कर गए, तो गूगल क्या करेगा, सडनली 1-2 दिन में उसकी पोजीशन चेंज कर देगा, उस वेबसाइट को टॉप पे रख देगा।
बस वो ये देख रहा है कि लोग किसको पसंद कर रहे हैं और उन्हीं वेबसाइट को दूसरे लोगों को रेकमेंड करना चाहता है वो कि भाई आप इस पे विजिट करो क्योंकि लोग इसको पसंद कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन सिर्फ ऑर्गेनिक वैल्यू से वो डिसीजन नहीं लेगा। अब क्लिक करने के बाद ये भी चेक करेगा कि वेबसाइट पे जाने के बाद कस्टमर कितना टाइम स्पेंड कर रहा है, तो उसको बोलते हैं एवरेज टाइम ऑन वेबसाइट। अब किससे चेक करेगा, कंपैरिजन किससे करेगा कि आपका एवरेज टाइम कितना है, आपकी फील्ड से। मतलब आपके जो दूसरे कॉम्पिटिटर है जिनका मेटा डिस्क्रिप्शन लगभग आपके जैसा ही बना है या आप ही जिस कीवर्ड से आपको सर्च किया जा रहा है उस कीवर्ड से उनको भी सर्च किया जा रहा है, उनका टाइम कितना है, आपका टाइम कितना है। अब आपकी वेबसाइट का एवरेज टाइम चल रहा है, मतलब किसी ने 5 मिनट दिया, किसी ने 3 मिनट, किसी ने 2 मिनट, तो उसने सम करके एवरेज निकाला, 3 मिनट चल रहा है। लेकिन किसी दूसरी वेबसाइट का एवरेज टाइम 7 मिनट चल रहा है, तो आपकी वेबसाइट नीचे करेगा, उसकी वेबसाइट को ऊपर करेगा। तो जिस दिन उसकी वेबसाइट का टाइम कम हो गया किसी और से, तो फिर वो उसको ऊपर रख सकता है। तो ये फैक्टर्स आपको समझने पड़ेंगे। ओके, एक बताया मैंने आपको। अब जैसे क्या होता है कंपटीशन, हम लोग जनरली बोलते हैं कि जैसे कोई आप मान के चलिए मैंने ये कीवर्ड आपको बताया, अब अलग अलग कीवर्ड है इसमें। तो अब अगर लो कंपटीशन का कीवर्ड हम लेंगे, क्यों लेंगे, क्योंकि उसको ऑर्गेनिक वैल्यू जल्दी मिलेगी। रीजन, क्योंकि वो फर्स्ट पे आएगा, जल्दी फर्स्ट पे आ जाएगा, और फर्स्ट पे आएगा तभी तो कस्टमर विजिट करेगा। और जब तक कस्टमर विजिट नहीं करेगा आपकी वेबसाइट पे, तो बाउंस रेट और डेली टाइम ऑन साइट का तो ऑप्शन ही नहीं रहेगा आपके पास जब तक कस्टमर विजिट नहीं करेगा। तो ये एक रीजन होता है कि हम लो कंपटीशन वाला कीवर्ड क्यों लेते हैं। और फिर वो ऑर्गेनिक वैल्यू बढ़ाएगा, डेली टाइम ऑन साइट बढ़ाएगा, तो बाकी कीवर्ड अपने आप आपके रैंक करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे सपोज आपका एक कीवर्ड जो सबसे ज्यादा लो कंपटीशन का है वो आपका फर्स्ट पेज पे आ गया, और जब से हाईएस्ट वाला जो है वो आपका 9th पे चल रहा है, तो उसको अगर ऑर्गेनिक वैल्यू अच्छी मिलेगी फर्स्ट वाले को, तो ये वाला भी आपका 9th से लेके 2nd तक अपने आप चले जाएगा। आपको उस पर काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सिर्फ अपने एक ही कीवर्ड पे काम करो। अब और फैक्टर्स भी वो चेक करेगा, कंटेंट। अब आपने कंटेंट अगर कहीं से कॉपी पेस्ट कर लिया, तो वो आपकी वेबसाइट को जैसे आया हो वैसे वापस पहुंचाएगा, वापस से फिर से आपको डीरैंक करेगा। ओके, ये भी आपको देखना पड़ेगा। बाउंस रेट भी वो चेक करता है। बाउंस दो तरीके से काउंट होती है, वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली। वर्टिकली मतलब कि आपकी जो वेबसाइट है उसको लास्ट तक कितना स्क्रॉल किया जाए। अब ये पूरा 100% स्क्रॉलिंग टाइम हो गया। अब कोई आया और 20% पे ही स्क्रॉल करके और वापस लौट गया वेबसाइट को, तो वो उन वेबसाइट्स को मॉनिटर कर लेता है और उनको रैंकिंग कम कर देता है। या हॉरिजॉन्टली भी इसको समझ सकते हैं कि किसी ने यूजर ने आपकी वेबसाइट सर्च इंजन से वेबसाइट पे विजिट किया, अब उसमें वो एक से ज्यादा पेजेस पे विजिट कर रहा है, इस पेज को तो देखा ही देखा, प्लस फिर वो दूसरे पेज पे भी विजिट कर गया यहाँ से, तो फिर इससे क्या होगा, आपका बाउंस टाइम जो है वो आपने कम कर दिया उसका। ठीक है, तो ये फैक्टर भी आपको चेक करना पड़ेगा। इसके बाद मैंने आपको बताया क्वालिटी ऑफ बैकलिंक। क्वालिटी ऑफ बैकलिंक एक अलग टॉपिक है पूरा एसईओ का, जो ऑफ पेज एसईओ में जाता है। इसका क्या मतलब होता है कि हम दूसरी अदर वेबसाइट से हेल्प लेते हैं, तो उसको हमने बोला है क्वालिटी ऑफ बैकलिंक। ठीक है, तो बस ये जो चीजें मैंने आपको बताई हैं लॉजिकली, आपको बस इन पॉइंट्स को अपने माइंड में रखना है जब भी आप वर्क करोगे, कि कैसे भी करके अपने को ऑर्गेनिक वैल्यू बढ़ाना है, बाउंस रेट बढ़ाना है, डेली टाइम ऑन साइट बढ़ाना है, तो बाकी चीजें आपकी ऑटोमेटिक वर्क करना स्टार्ट करती हैं। और सभी चीज का एक ही सॉल्यूशन है, कंटेंट। अगर आपका कंटेंट अच्छा है तो फिर सब कुछ अच्छा है। आपने कंटेंट अगर अच्छे से बनाया है, आपका कंटेंट प्रॉपर है, तो आपकी बाकी चीजें ऑटोमेटिक वर्क करती हैं। क्योंकि कंटेंट अच्छा होगा तो कस्टमर आपकी वेबसाइट को टाइम देगा तो बाउंस इंप्रूव होगा, अपने आप बाकी चीजें होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो कंटेंट इज किंग, बस ये मान के चलिए आप। एसईओ के अंदर कंटेंट किंग होता है, जिनका कंटेंट अच्छा होता है उनका सब कुछ अच्छा होता है। ठीक है, तो यहाँ तक आप करिए इसको, बाकी कल देखते हैं हम। मैं आपको एक टास्क देता हूँ, आपको कीवर्ड रिसर्च करने हैं और मुझे मेल कर दीजिएगा। जैसे एक स्टॉक मार्केट इंस्टीट्यूट है, उसको मुंबई में स्टार्ट करना है, तो उसके लिए आपको 10 कीवर्ड्स फाइंड आउट करने हैं। लिखो जल्दी जल्दी। स्टॉक मार्केट इंस्टीट्यूट के लिए आपको 10 कीवर्ड्स फाइंड आउट करने हैं मुंबई के लिए। सेकंड लिखिए, ऑनलाइन व्हील चेयर का बिजनेस स्टार्ट करना है क्लाइंट को, उसके लिए आपको 20 कीवर्ड फाइंड आउट करने हैं विथ वॉल्यूम एंड कंपटीशन। ये भी आप निकालिएगा। टूल आपको जो अच्छा लगे वहां से आप निकाल सकते हैं, जैसे गूगल कीवर्ड प्लानर ही बताया तो मैंने, आप वहां से निकाल लीजिएगा।
एक को लिखिए डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी स्टार्ट करना है इंदौर के अंदर, उसके लिए आपको 6 कीवर्ड फाइंड आउट करने हैं, 6। चलिए ओके, गुड डे। आ जाइए आप लोग, अंदर आ जाइए। थैंक यू सर। कंप्लीट कर लेना और मेरी मेल आईडी पे ही मुझे सेंड कर देना। मेल आईडी मैंने आपको दी है, उस मेल आईडी सभी के पास है मेल आईडी। सर जिस दिन मेल किए थे आप। हाँ ओके ये वाली आईडी, ओके। आप लोगों को मेल आया होगा, कोई भी आईडी चलेगा, उस पर रिवर्ट कर देना। सर अगर बाई चांस अगर लॉकडाउन लगा तो हमारी क्लासेस ऑनलाइन रहेगी या आफ्टर लॉकडाउन?